हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा सिंपल सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम का, वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करते हैं कि उस इक्विलिब्रियम की टाइप क्या होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो पहले हम डिस्कस करते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए, हम फिर डिस्कस कर रहे हैं जितनी भी इक्विलिब्रियम की टाइप बनेगी, दो टाइप है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। वो उनकी फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस के बेस पर बनती है। तो पहले हम करते हैं व्हाट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे के सारे सेम फिजिकल स्टेट में, यानी सारे रिएक्टेंट सॉलिड, सारे रिएक्टेंट लिक्विड, सारे रिएक्टेंट गैस, और उसी टाइप से जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट है वही प्रोडक्ट की बन जाए, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे लिक्विड, सारे सॉलिड, सारे गैस, तो वो क्या होगा? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हाट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम? देखो, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमने कहा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। इक्विलिब्रियम साइन 2NH3 गैस। अब इस कंडीशन में देखिए, रिएक्टेंट भी हमारे गैस है, ठीक है, और प्रोडक्ट भी क्या है? गैस। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में हो तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दिस इक्विलिब्रियम इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देखिए ये जो मैं सिंबल एक रिएक्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए और प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, आपने इनको पूरा लिखना है। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट then they are said to be in homogeneous equilibrium। ठीक है, सिंपल सा है, ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। और हम देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम साइन। और अगर ये हमारे पास 2H2O वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी क्या है? गैस गैस गैस। ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है। सारे सॉलिड है, सारे लिक्विड है, सारे गैस है, तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इसकी जो सेकंड टाइप बनेगी वो क्या होगी? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज। सेकेंड टाइप हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये बात क्लियर हो गई होगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में होमोजीनियस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज अलग है तो हेट्रोजीनियस। सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बेस पर इनकी टाइप डिफाइन होती है। एक एग्जांपल और करते हैं। हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इक्विलिब्रियम साइन, स्लाइट हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सारों की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, पर ये तो मैच कर रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये मैच नहीं कर रहा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे एक जैसी फिजिकल स्टेट में नहीं है, तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हाट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स are not in same physical state। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम फिजिकल स्टेट में है तो होमोजीनियस, अगर सेम में नहीं है तो वो हेट्रोजीनियस है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा एक मेन टॉपिक स्टार्ट होगा ली-चैटलियर प्रिंसिपल का, जो कि टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इसके अंदर आएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चन आने के डेफिनेट चांसेस हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम को
अफेक्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम? ठीक है, देखिए मेन 5 फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज प्रेशर, फोर्थ इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का भी इक्विलिब्रियम पर एक स्मॉलर इफेक्ट है, एंड फिफ्थ इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। हमने इनर्ट गैस इसके अंदर ऐड कर दी इक्विलिब्रियम में। ये 5 फैक्टर है जो किसी भी इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे सबको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए इन तीनों का जो इफेक्ट है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, ये आ जाएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर। तो इसको तो हम उसी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट का इफेक्ट और इनर्ट गैस का इफेक्ट चेक कर लेते हैं, फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल में इन तीनों का इफेक्ट चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। मालूम है हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है, पर दोबारा डिस्कस करते हैं कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए एक कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में या फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसा इक्विलिब्रियम पहले मेंटेन हो रहा था, अगर कैटलिस्ट डालेंगे तो भी इक्विलिब्रियम वैसा ही मेंटेन होगा। फ़र्क सिर्फ किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम को बनने में जो टाइम लग रहा है वो जस्ट रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, हमने कहा ये हेबर प्रोसेस लेते हैं क्योंकि उसके अंदर एक कैटलिस्ट आयरन यूज़ करते हैं हम। हेबर प्रोसेस है, अमोनिया के लिए N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इक्विलिब्रियम साइन 2NH3 गैस। देखिए ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में, हम इसके अंदर कैटलिस्ट किसको यूज़ करते हैं, आयरन मेटल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो अब क्या होगा, देखो जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, आयरन डालेंगे तो भी इक्विलिब्रियम सेम पोजीशन पर सेम स्टेट पर ही मेंटेन होगा। फर्क सिर्फ क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किस में जा रहे थे, अमोनिया में जा रहे थे। अमोनिया ब्रेक होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जा रहा था। पर जब हम इसके अंदर कैटलिस्ट डालेंगे तो ये स्पीड से होने लग जाएगा, ये स्पीड से इसमें जाएगा और ये स्पीड से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। पहले रिएक्टेंट स्लोली प्रोडक्ट में जा रहा था और प्रोडक्ट भी स्लोली रिएक्टेंट में जा रहा था। तो अब कैटलिस्ट डालने पर क्या होगा, उनकी स्पीड जस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये क्विकली प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट क्विकली रिएक्टेंट में आएगा, यानी इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बस। बाकी जो नाइट्रोजन भी सेम रहेगा, हाइड्रोजन भी सेम रहेगा और अमोनिया, इन सब की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिए और इनको अमोनिया को बनाकर वापस रिएक्शन में आने में 10 सेकंड का टाइम लग जाता है, यानी कि 10 सेकंड में इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। पर जैसे ही हम आयरन डाल देंगे तो ये सारी प्रोसेस क्विकली होगी, फटाफट होगी। तो अब ये सिर्फ 3 सेकंड में ही मेंटेन हो रही है। जो इक्विलिब्रियम पहले 10 सेकंड में बन रहा था वो 3 सेकंड में ही बन रहा है। फर्क कुछ नहीं आएगा, नाइट्रोजन भी उतना रहेगा, हाइड्रोजन भी उतना रहेगा और अमोनिया भी उतनी ही रहेगी। यानी कि एक इक्विलिब्रियम में अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो उनकी जो स्टेज है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इक्विलिब्रियम बनने में जो टाइम लग रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कोई इफेक्ट नहीं है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम बनने में जो टाइम लग रहा है उसको रिड्यूस कर रहा है। क्यों, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीडअप करेगा उतना ही बैकवर्ड को स्पीडअप करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का इफेक्ट दोनों रिएक्शन पर। पहले जो रिएक्शन स्लो हो रही थी, टाइम ज़्यादा ले रही थी, कैटलिस्ट डालने के बाद वो स्पीड से होने लग जाएगी। ठीक है, इट जस्ट रिड्यूस, किसको रिड्यूस करेगा, टाइम को। इट जस्ट रिड्यूस टाइम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में जो टाइम लगा है उसको कम कर देगा, यानी 10 सेकंड वाला 3 सेकंड में ही होने लग जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये था कैटलिस्ट का इफेक्ट। क्योंकि ये दोनों रिएक्शन को इफेक्ट करता है तो इसका ओवरऑल इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ टाइम पर होगा।
तो अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन एन इक्विलिब्रियम। देखिए हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये जो इनर्ट गैस है ये किसी भी इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन पर ऐड की जा सकती है, या तो हम इसे कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे या हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे। तो पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, उससे बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम साइन 2NH3 गैस। ये हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर है, क्योंकि सारे गैसेज हैं। हमने बार बार बात डिस्कस की है कि जिस इक्विलिब्रियम में भी गैसेज इन्वॉल्व होगी उन्हें हमें क्लोज्ड कंटेनर में करना पड़ेगा। अब हमने इसके अंदर ऐड की एक नोबल गैस, जैसे नियोन गैस इसके अंदर हमने ऐड कर दी, ठीक है। ये जो नियोन गैस एक इनर्ट गैस है, इसको हम दो कंडीशन पर ऐड कर सकते हैं, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे या कांस्टेंट प्रेशर पर पहली कंडीशन लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो हमने इसका वॉल्यूम फिक्स रखा है, ये कंसंट्रेशन का साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो फिर कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट रहेगी। कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी, कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी तो इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर एक इनर्ट गैस को हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। टू द पॉइंट, इक्विलिब्रियम पर इस केस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर इस केस में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, उसके बाद चाहे कितनी भी नियोन गैस ऐड करे, हीलियम ऐड करे, कोई भी इनर्ट गैस ऐड करे, इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए जो इनर्ट गैस का इफेक्ट है वो इसी टाइप से दिया जाएगा कि इनर्ट गैस हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया या कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया। वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं है, पर प्रेशर पर देखते हैं। देखिए बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बोयल्स लॉ है हमारे पास, ठीक है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। अब हम कांस्टेंट प्रेशर पर इफेक्ट देखते हैं। इस केस में हमने नियोन गैस ऐड की, किसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो अब क्या इफेक्ट होगा, सिर्फ हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। इफेक्ट देखो क्या होगा, इस पूरे इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन गैस भी, हाइड्रोजन गैस भी और अमोनिया गैस भी है। जैसे ही हमने नियोन गैस एक्स्ट्रा ऐड की, एक गैस एक्स्ट्रा जैसे उसके अंदर ऐड हो जाएगी तो पूरे जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है इंटरनल, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ गैसेस तो पहले थी, एक और गैस ऐड कर दी तो उस गैस के कारण भी क्या होगा कि अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो गैस को ऐड करने से प्रेशर बढ़ गया, बट हमारी कंडीशन क्या है कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो जो बढ़ा हुआ प्रेशर है उसे हमें वापस कम करके उसी लेवल पर लाना पड़ेगा जितना पहले था। मान लो पहले 2 atm प्रेशर था, एक गैस ऐड करते प्रेशर कितना होगा, 3 atm होगा, तो फिर हमें उस प्रेशर को वापस कम करके दोबारा 2 atm पर लाना पड़ेगा, ताकि प्रेशर पहले भी 2 atm था और अब भी 2 atm रहे तो कांस्टेंट कहलाएगा वो, ठीक है। बात सिंपल सी है, जैसे ही गैस ऐड करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब उस प्रेशर को हमें कम करना पड़ेगा। प्रेशर को कम कैसे कर सकते हैं, इस केस में हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो वापस उसी लेवल पर आकर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हमें
एक गैस ऐड किए कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो कब कांस्टेंट प्रेशर रख सकता है? जब वॉल्यूम इंक्रीज हो। और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस के? 3 और 1 4 है, और इधर कितने हैं? 2 है। इधर गैस के मोल ज़्यादा है और इधर गैस के मोल कम है। गैस के मोल अगर ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। एक और इक्वेशन दे रहे थे, नंबर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, ये भी हमने गैसेस कॉन्सेप्ट से लिए। मोल कॉन्सेप्ट में भी हम डिस्कस करते हैं कि एक मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम 22.4 लीटर है। 2 मोल हो जाएगी तो उसका डबल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगी तो ट्रिपल हो जाएगा। सिंपल सी बात, जितने ज़्यादा मोल होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। अब इनका हम रिजल्ट निकालते हैं। एक गैस ऐड की कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो वो कैसे बढ़ सकता है? नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो। अब इधर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज़्यादा है? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अब इस केस में ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन। वो वाली रिएक्शन ज़्यादा होने लग जाएगी जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, क्योंकि मोल ज़्यादा होते ही वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम जो बड़ा है वही क्या करेगा? प्रेशर को कम करेगा ही। प्रेशर कम हो जाएगा तो वो वापस उसी लेवल पर आ जाएगा जो पहले था, तो उससे प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, टू द पॉइंट बात लिख लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवार्ड्स। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? देखो ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, ये वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ मोल ज़्यादा होंगे। क्योंकि चाहे रिएक्टेंट में मोल ज़्यादा है तो फिर वो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में मोल ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ताकि उनके नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम बढ़ जाए। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवार्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। जहां मोल ज़्यादा होंगे वहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस केस के अंदर अगर हम हीलियम गैस या नियोन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पर डालें तो इस केस में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल फॉर्म मोर, वो ज़्यादा बनने लग जाएंगे। दैट इज इक्विलिब्रियम फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, वो बैकवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करेगा। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर मोल ज़्यादा है। अब मोल रिएक्टेंट में ज़्यादा है तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट में ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ये लिया 2SO3 इक्विलिब्रियम साइन 2SO2 प्लस O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इस इक्विलिब्रियम के अंदर अब अगर मान लो मैंने एक नोबल गैस ऐड कर दी, नियोन गैस ऐड कर दी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर नियोन गैस ऐड की, तो अब क्या होगा? देखो कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? टुवार्ड लार्जर नंबर ऑफ मोल, जहाँ मोल ज़्यादा होंगे। अब मोल ज़्यादा कहाँ है? यहाँ 2 मोल है और यहाँ कितने हैं? 2 and 1 3 मोल। तो अब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में ही क्या है? मोल ज़्यादा हो रहे हैं ना, 3 मोल हो रहे हैं और बैकवर्ड में 2 हो रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम किसको फेवर करेगा? लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। और इस केस में लार्जर नंबर ऑफ मोल्स कौन सी रिएक्शन से बन रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन से। इस केस में फॉरवर्ड होगी। इसमें लार्जर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ थे? रिएक्टेंट में, तो वो बैकवर्ड फेवर हो रही है। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पर जहाँ मोल ज़्यादा होंगे वो रिएक्शन होने लग जाएगी, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। 2 कंडीशन पर ऐड की जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट प्रेशर में डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फेवर करेगा जहां लार्जर गैस के मोल होंगे। ठीक है, ये था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कई बार डायरेक्ट इनका क्वेश्चन आया था। नाउ अब जो हमारा मेन पोर्शन है कंसंट्रेशन का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ली चैटलियर प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज
ली चैटलियर प्रिंसिपल, सिंपल, इजी, इंपॉर्टेंट और फाइनल एग्जाम में आने वाला टॉपिक। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। चेक करें, एक एक रिएक्शन लें। हमने एक रिएक्शन ली, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये यूज़ होती है 2SO2 प्लस O2, इक्विलिब्रियम साइन 2SO3। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, कोई भी हो चाहे होमो हेटेरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल में समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम 2SO3 गैस। अब हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? इसके अंदर कंसंट्रेशन किसी की कम कर दें या ज़्यादा कर दें। SO2 इसके अंदर और एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ या निकाल दूँ, O2 ऐड कर दूँ या निकाल दूँ, SO3 और ऐड कर दूँ निकाल दूँ, ये दोनों ऐड कर दूँ ये निकाल दूँ, ये ऐड कर दूँ ये निकाल दूँ, तो हम कंसंट्रेशन किसी की भी कम या ज़्यादा करके चेंज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, मैं इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा कर दूं या टेम्परेचर कम कर दूं तो चेंज हो जाएगा। तीसरा, प्रेशर कम कर दूं या प्रेशर ज़्यादा कर दूं तो चेंज हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब होगा क्या? अगर आप कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम खुद क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो उस चेंज को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, कम कर देगा। दिस इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। यानी जो आप करोगे इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसका अपोजिट करके दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा ये। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे हमारे पास एक एक्शन तो हमने इक्विलिब्रियम दी, एक समझने के लिए हम एक पॉइंट बताते हैं कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है। वैसे इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, ये तो रुका हुआ है। चलो हमने कंसीडर कर लिया एक बार कि ये एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मैं इस इक्विलिब्रियम में चेंज करता हूँ, मैंने चेंज किया, इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब इक्विलिब्रियम देखो डिस्टर्ब हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम खुद क्या करेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर दोबारा इक्विलिब्रियम बना देगा। ठीक है, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है। और जरूरी नहीं कि मैंने इसको अपर मूव करा था, मैंने इसमें चेंज किया, ये चेंज कर दिया। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसकी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाकर दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कोई भी चेंज करो, मैंने ये चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाकर दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा। यानी आप इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज करोगे, टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके, वॉल्यूम को चेंज करे, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो उस चेंज को खत्म कर देगा और दोबारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। दिस इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू इट, इफ ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम रिएक्शंस का या किसी भी चीज का, इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ध्यान से लिखना है इसकी, क्योंकि कई बार तो डायरेक्ट ये भी आता है कि प्रोवाइड डेफिनेशन या प्रोवाइड ली चैटलियर प्रिंसिपल। इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज गिवन चेंज, उसको एक चेंज प्रोवाइड किया, कैसे? इज गिवन चेंज, चेंज कैसे कर सकते हैं उसको? बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। कंसंट्रेशन को चेंज करके कर सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं और प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं। इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज गिवन चेंज बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, देन, अब क्या होगा, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा विच अंडू द अप्लाई चेन। डू का मतलब करना और अंडू का मतलब खत्म करना। विच अंडू द अप्लाइड चेंज, कि जो भी आपने अब चेंज अब उस पर अप्लाई किया था इक्विलिब्रियम, उसे खत्म करने की कोशिश करके दोबारा इक्विलिब्रियम बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम से हमने इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश की। अब इक्विलिब्रियम खुद क्या करेगा, उस एक ऐसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो उस चेंज को खत्म करके दोबारा इक्विलिब्रियम बना देगा। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, उससे बात और भी ज़्यादा क्लियर होगी। ये इसकी डेफिनेशन। अब इसमें हमने 3 पॉइंट लिए हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। तीनों का ही हम इंडिविजुअल इफेक्ट इसके अंदर चेक करेंगे कि किस टाइप से
कंसंट्रेशन का इफेक्ट रहेगा किस टाइप से, प्रेशर का रहेगा किस टाइप से, टेम्परेचर का रहेगा। सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम का ही पार्ट चल रहा है, ली चटली प्रिंसिपल का ही पार्ट चल रहा है। इसमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझते हैं कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट किस टाइप से वर्क करेगा ये, ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्ट कम कर सकते हैं, रिएक्टेंट कम कर सकते हैं। आप जो चीज़ रिएक्टेंट पर करोगे इक्विलिब्रियम वही चीज़ प्रोडक्ट पर करेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, या आप जो प्रोडक्ट पर करोगे इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट पर करेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। सिंपल सी बात यही है। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं अगर इस रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन SO2 और O2, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इनको इंक्रीज कर दूं, यानी इसके अंदर SO2 और O2 ज़्यादा डाल दूं। मैंने क्या किया, SO2 और O2 डाला, ज़्यादा डाला, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो SO3 को ज़्यादा कर देगा। इक्विलिब्रियम क्या कर देगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ SO3 ताकि वो बैलेंस हो जाएंगे। मैंने किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा की थी, इनकी, इक्विलिब्रियम ने उसकी ज़्यादा करके बैलेंस कर दिया। और ये बात तो नेचुरल है कि अगर हम SO2 और O2 ज़्यादा डाल लेंगे तो वो ज़्यादा मिलेंगे तो SO3 ज़्यादा बनेगा ही, ठीक है। ये बात ऑब्वियस है कि अगर SO2 और O2 अगर हम इसमें ज़्यादा कर देंगे तो फिर SO3 भी ज़्यादा बनेगा। अब अगर मैं क्या करूँ, इसमें SO3 और O2 की कंसंट्रेशन को कम कर दूँ, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दूँ, ये मैं कम कर दूँ, यानी इनको निकाल लूँ, तो फिर इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इट विल डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ SO3। अब ये बात भी ऑब्वियस है, इनको अगर मैं कम कर दूंगा तो ये कम होंगे तो जुड़कर ये कम ही SO3 बनाएंगे। सिंपल सी बात, जो आप रिएक्टेंट पे करोगे इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट पे करेगा, जो आप प्रोडक्ट पे करोगे इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट पे करेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें लिखेंगे इफ concentration of reactants get increase, अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये पॉइंट। और अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम किया तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को कम कर देगा। इफ concentration of reactant get decrease, अगर उसको कम किया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज concentration of product एंड वाइस वर्सा। जरूरी नहीं है कि ये जो आप रिएक्टेंट पर ही करना है, आप अगर रिएक्टेंट पे करोगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट पे करेगा, आप अगर प्रोडक्ट पे करोगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट पे करेगा। तो इस चीज़ का हम बेनिफिट ले सकते हैं। अब जैसे ये एक रिएक्शंस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, जिसके अंदर ये एक स्टेप यूज होता है। अब हमें SO3 ज़्यादा चाहिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये एक रिएक्शन है, मुझे इसके अंदर SO3 की कंसंट्रेशन को हाई रखना है। अगर SO3 ज़्यादा बनेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा। SO3 हाई लेना है तो अब हमें किसकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा लेना पड़ेगा, मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, SO3 ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसमें शुरू में SO3 ज़्यादा ना लूँ, क्योंकि अगर मैंने SO3 ज़्यादा लिया तो इक्विलिब्रियम इनको ज़्यादा कर देगा। तो मैं उल्टा करता हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे SO3 ज़्यादा चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इनको क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। मैं अगर इसको इंक्रीज दूंगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप SO3 को इंक्रीज कर देगा। यानी जो आपको चाहिए आप उसका रिवर्स करो, इक्विलिब्रियम अपने आप वो चीज़ कर देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर SO3 हाई चाहिए तो आपको ये ज़्यादा करना चाहिए, अगर आपको SO3 कम चाहिए तो आपको ये कम करने पड़ेंगे। अगर आपको ये दोनों ज़्यादा चाहिए तो आप SO3 को ज़्यादा करो, ये दोनों कम चाहिए तो आप SO3 को कम करो। यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अगर आप कंसंट्रेशन SO2 और O2 की हाई रखोगे तो SO3 भी आपको ज़्यादा मिलेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। बस रिवर्स चलना है, इक्विलिब्रियम अपने आप उसको सही डायरेक्शन में ले आएगा। चलिए, ये हमने एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट हम इफेक्ट डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड, इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट रिलेटेड है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन से। सिंपल सी बात है, देखो देर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, आइदर a reaction will be of exothermic reaction or endothermic reaction। पहले हम एक्सोथर्मिक का देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी गेट रिलीज, हीट और एनर्जी निकलेगी। और हमने थर्मोडायनेमिक में डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बेटर एट लो टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पर बेटर होती है। अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको और बेटर करवाना, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने, अमाउंट ज़्यादा लेने, तो उसको लो टेम्परेचर पर रखो, ठीक है। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनका जो लॉजिक रीजन है वो हमने थर्मोडायनेमिक्स से उठाया डायरेक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी गेट एब्जॉर्ब, ठीक है, एंड दे आर बेटर एट, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट हाई टेम्परेचर। टू द पॉइंट टेम्परेचर की बात होगी। अब हम इसी रिएक्शन में करते हैं, जैसे हमें ये रिएक्शन टेम्परेचर की डिटेल के साथ दी गई है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर दोबारा लिख लेते हैं हम ये रिएक्शन, यही रिएक्शन लिख लेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर देखो हमने ये रिएक्शन लिखी, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम साइन, 2SO3 गैस, प्लस में डेल्टा एच भी हमें इसका दिया हुआ है -193 किलो जूल, ठीक है। ये हमें एक रिएक्शन दे दी गई और इसका डेल्टा एच भी हमें कितना गिवन है, -193 किलो जूल। एक और चीज़, डेल्टा एच से हमें ये पता लगता है कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उसके साइन से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सारा कुछ थर्मोडायनेमिक से उठा रहे हैं हम। डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन होगा पॉजिटिव। ये डेल्टा एच का साइन देखना हमने, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना। अब इसी रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से लिखूं, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम साइन, 2SO3 गैस प्लस 193 किलो जूल। ये दोनों रिएक्शन सेम है, ध्यान रखना इस बात का ही। अब हमें लग रहा है कि ये तो प्लस का साइन है, तो फिर ये एक्सोथर्मिक कैसे होगी। ये रिएक्शन भी मैं कह रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक है और ये भी कह रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक है, क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम ही है। पर हम ये डाउट आ सकता है कि यहाँ तो नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। देखिए यहाँ जो नेगेटिव लगा है वो किसके आगे लगा है, डेल्टा एच के आगे लगा है। डेल्टा एच की फॉर्म में अगर एनर्जी को लिखोगे तो फिर वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखना पड़ता है, और एक्सो होगी तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, एंडो तो पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये डेल्टा एच के आगे प्लस नहीं है, ये तो प्रोडक्ट के साथ प्लस है। प्रोडक्ट के साथ मतलब वो एनर्जी निकली है। कैसे, देखो हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में SO2 और O2 जुड़ रहे हैं। जैसे ही SO2 और O2 जुड़ेंगे तो उससे SO3 गैस निकल जाएगी और 193 किलो जूल एनर्जी निकल जाएगी, और एनर्जी निकल रही है तो एक्सो, ठीक है ना। नॉर्मली प्लस लिखा हो तो वो एनर्जी निकली है, और उसी को डेल्टा एच की फॉर्म में लिखना पड़ता है तो उसके सामने माइनस का साइन डालना पड़ता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन माइनस है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि दोनों रिएक्शन सेम है। अब मैं इसी रिएक्शन में कहूँ कि मुझे अगर मोर SO3 चाहिए, SO3 ज़्यादा चाहिए, तो बताइए इस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या लें। तो सबसे पहले चेक करो कि SO3 फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है या बैकवर्ड से बन रहा है। एक्स ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये जो डेल्टा एच या एनर्जी का साइन दिया होगा ये हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है। अब SO2 और O2 मिलकर SO3 बन गया, SO3 ब्रेक होकर किस में जा रहा है, SO2 और O2 में, यानी SO3 किससे बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है। SO3 किससे बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन से, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी, एक्सो, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी, एक्सो, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी हमारे लिए
एंडो। अब देखिए जरा ये बात क्लियर हुई। SO2 और O2 SO3 में जा रहे हैं और इतनी एनर्जी निकल रही है, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो फिर ऑब्वियस है कि बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एंडो हो जाएगी। हमारा SO3 फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट लो टेम्परेचर। हमने डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट लो टेम्परेचर, यानी एक्सोथर्मिक में अगर कोई चीज़ ज़्यादा बनानी है, उसको बेटर करना तो टेम्परेचर लो, ठीक है। यानी अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर लो करेंगे तो SO3 बहुत ज़्यादा बनेगा ही, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर यही मान लो प्लस होता है यहाँ साइन, तो फिर ये एंडो हो जाती, और एंडो को अगर बेटर करना तो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता, हाई। करेंगे इसका एक एग्जांपल और भी, पर पहले अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख ले। टेम्परेचर का देख लिया, टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सो और एंडो से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट थर्ड, कंसंट्रेशन का देख लिया, टेम्परेचर का नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर आप किसी भी रिएक्शन में दो टाइप से ही मेंटेन, दो टाइप के ही बना सकते हो, या तो उसमें प्रेशर हाई कर सकते हैं या उसके अंदर प्रेशर हम लो कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर क्या करेगा वो देख लेते हैं, और लो प्रेशर क्या करेगा वो देख लेते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं। देखो हमने क्या किया, अगर प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को अगर हमने इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए फिर हमें प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा नहीं। हमने यही बात डिस्कस की। लीच एटलीज प्रिंसिपल क्या करता है, सिचुएशन को कंट्रोल करके बैलेंस कर देगा, किसी को प्लस कर देगा किसी को माइनस कर देगा, तो दोबारा वही इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अब समझो, हमने प्रेशर क्या कर दिया, हाई, प्रेशर हाई कर दिया, तो उस प्रेशर को अब हमें कम करना पड़ेगा। प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो गैस कम हो जाएगी, गैस कम हो जाएगी तो उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर हुई, दोबारा समझो। एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, आपने उसके अंदर प्रेशर हाई कर दिया, अगर प्रेशर हाई किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, दोबारा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस प्रेशर को कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम कैसे होगा, अगर गैस के मोल कम कर दें, गैस को ही कम कर दें, कम गैस होगी तो फिर उनका प्रेशर कम बनेगा। गैस कम कैसे होगी, यानी कि उनके गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम कर दे, गैस की अमाउंट कम कर दे। यानी सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां लेस गैस के मोल हो, ठीक है। हाई प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू लेस गैस मोल, ठीक है। अब इसका रिवर्स लो प्रेशर का समझ लेते हैं। एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, आपने क्या किया, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, उसमें प्रेशर कम कर दिया तो वो डिस्टर्ब हो गया। अब प्रेशर आपने कम किया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस प्रेशर को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा ताकि वो बराबर हो जाए। प्रेशर ज़्यादा कैसे हो सकता है, जब गैस ज़्यादा हो या मोल ज़्यादा हो जाए गैस के, तो प्रेशर अपने आप ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर लो प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा जहाँ गैस के मोल ज़्यादा हो, मोल ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर दोबारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यानी लो प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू मोर गैस मोल, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब उसी में लगाते हैं, इस रिएक्शन में मुझे चाहिए मोर SO3, SO3 ज़्यादा बनाना है, तो बताइए प्रेशर क्या रखें, हम लो प्रेशर रखें या हाई प्रेशर, देखते हैं। सबसे पहले ये ज़्यादा बनाना है SO3, ये फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है या बैकवर्ड रिएक्शन से बन रहा है, SO3 फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है, इधर जा रहे हैं तो ही बनेगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है। अब जैसे ही हम फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहे हैं तो मोल चेक करो कि मोल फॉरवर्ड रिएक्शन में कम हो रहे हैं ज़्यादा, चेक करते हैं। देखिए यहाँ गैस के कितने मोल है, 2 मोल ये रहा और 1 मोल ये रहा। यहाँ टोटल है हमारे पास 3 मोल, रिएक्टेंट में टोटल 2 and 1 3 मोल है, प्रोडक्ट में सिर्फ कितने मोल है, 2 मोल है, ये तो एनर्जी है, ठीक है। 2 and 3 मोल रिएक्टेंट में और 2 मोल प्रोडक्ट में। अब SO3 1 फॉरवर्ड से रहा है, फॉरवर्ड जाएंगे तो मोल 3 से 2 हो गए, कम मोल 1 हो रहे, 3 से 2 यानी मोल डिक्रीज हो रहे, कम हो रहे, और कम मोल की तरफ कौन शिफ्ट करता है,
हाई प्रेशर, हाई प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू लेस गैस मोल, कम गैस मोल की तरफ, यानी इस केस के अंदर हम प्रेशर क्या करेंगे, हाई करेंगे तो SO3 ज़्यादा बनेगा ये। ठीक है, देखो तीनों का इफेक्ट हमने समझा। अब तीनों का हम फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, फिर उसको एक रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका देखिए प्रैक्टिकल यूज है। जितनी भी हमारी केमिकल जो फॉर्मेशन है, किसी भी केमिकल की जो फॉर्मेशन करनी है, उसमें इनका प्रैक्टिकल यूज होता है इस ली-चैटली प्रिंसिपल का, कि कब वो चीज़ ज़्यादा बनेगी, कब वो चीज़ कम बनेगी, वो डिपेंड करेगी ली-चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर। समझते हैं, देखो पहले हम ब्रीफ में दोबारा बताते हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या था। कंसंट्रेशन का इफेक्ट ये था कि अगर आप रिएक्टेंट पर जो करोगे तो इक्विलिब्रियम वो प्रोडक्ट पर करेगा। इसमें अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इंक्रीज प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा, जो प्रोडक्ट पर करोगे वो रिएक्टेंट पर होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल सिंपल था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर बेटर, एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर बेटर। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट उल्टा ही चलता है वैसे इसमें, हाई प्रेशर लेस गैस मोल की तरफ शिफ्ट करेगा, लो प्रेशर मोर गैस मोल की तरफ शिफ्ट करेगा। ये हमने कंबाइंड इफेक्ट इनका बताया। अब इनका यूज करते हैं हम कुछ एग्जांपल में, जैसे हेबर प्रोसेस है, हेबर्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इक्विलिब्रियम साइन 2NH3 गैस प्लस एनर्जी का भी डेटा इन्होंने दे दिया 92.4 किलो जूल। अब सबसे पहले तो ये मार्क करो कि फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन, इनमें से एक्सो कौन सी और एंडो कौन सी। देखो ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच नहीं दिए, सिर्फ एनर्जी दी है। इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए, अमोनिया निकल गई और एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकल गई तो एक्सो, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी क्या है, एक्सो। तो दूसरी अंडरस्टूड उसके अपोजिट एंडो। ठीक है, क्लियर हुआ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े, अमोनिया निकल गई और इससे इतनी गैस एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकल गई तो वो एक्सोथर्मिक। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया निकल रही है और एनर्जी निकल रही है तो फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो। ये पहले क्लैरिफाई करो कि एक्सो कौन सी है और एंडो कौन सी है। अब इस रिएक्शन के अंदर वी हैव टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया, हमें अमोनिया ज़्यादा चाहिए। तो कंसंट्रेशन क्या रखें हम, टेम्परेचर क्या रखें और प्रेशर क्या रखें, ये क्वेश्चन होगा। To produce more ammonia in Haber process, what are the necessary condition for concentration, temperature and pressure? ये क्वेश्चन है, तो हम तीनों का इफेक्ट देखते हैं। कंसंट्रेशन, हमें ज़्यादा क्या बनाना है, अमोनिया। ये अमोनिया फॉरवर्ड से बन रहा है या बैकवर्ड से, फॉरवर्ड से बन रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने, हमें अमोनिया ज़्यादा बनाने, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको ज़्यादा बनाना है तो आप इसको ज़्यादा मत बनाओ, आप इसके अपोजिट को ज़्यादा करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अपने आप इसको ज़्यादा बना देगा। इस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन शुड बी हाई, इनकी कंसंट्रेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। बात ऑब्वियस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा अमोनिया बनेगा। ये तो बात थी ना, रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोडक्ट हो जाएगा इंक्रीज, प्रोडक्ट को इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने तो आप रिएक्टेंट को ज़्यादा कर दो। क्लियर। टेम्परेचर पे आते हैं, जो चीज़ बनानी है हमें पहले वो देखनी है कि वो बन कौन सी प्रोसेस से रही है, फॉरवर्ड से रही है या बैकवर्ड से। अमोनिया
फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है। देखो इसमें अमोनिया बन रहा है और इसमें अमोनिया ब्रेक हो रहा है, हमें अमोनिया ज़्यादा बनाना है, मोर अमोनिया। अमोनिया फॉरवर्ड से बन रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट लो टेम्परेचर। बेटर का मतलब वो ज़्यादा बना दे, ठीक है। पॉइंट ध्यान से देखो, अमोनिया फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन से अमोनिया बनी और एनर्जी निकली। एनर्जी निकल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट लो टेम्परेचर। तो इसमें अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। थर्ड कंडीशन, प्रेशर की कंडीशन लेते हैं। देखो हमें फिर अमोनिया ज़्यादा बनाना है, शुरू हमें तो इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि जो हमें कमांड दी गई है। अब रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल है, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, टोटल यहाँ कितने मोल है, 4। रिएक्टेंट में गैस के मोल है हमारे पास 4, 3 and 1 4, और प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं, 2, ठीक है। ये हुआ अमोनिया फॉरवर्ड से बनेगा, जैसे हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो मोल 4 से 2 हो गए। अमोनिया जैसे बना रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो रिएक्टेंट में 4 मोल थे, प्रोडक्ट में 2 हो गए, यानी 4 से 2 मोल हो गए, मोल कम हो गए। कम मोल करने हैं अब हमने, कम मोल कौन सा करेगा, हाई प्रेशर लेस गैस मोल को फेवर करता है, तो इसके अंदर प्रेशर हमें क्या रखना पड़ेगा, हाई, ठीक है। इन तीनों कंडीशन को अगर हम रखेंगे हेबर प्रोसेस के अंदर तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। टेम्परेचर को इतना ही रखना पड़ेगा, कम प्रेशर को हाई, इन दोनों कंसंट्रेशन, तो अमोनिया बेस्ट फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि बात हमें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मोल में चेंज ना आए, जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, N2 गैस प्लस O2 गैस। अब हमने अभी जो एग्जांपल लिए थे एक्स और एंडो के अकॉर्डिंग लिए थे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, प्लस 181 किलो जूल एनर्जी इक्विलिब्रियम साइन 2NO गैस। हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया, अभी तक टैक्सो के एग्जांपल लिया था, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन लिया। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मुझे ज़्यादा क्या बनाना है, NO, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये कंडीशन है। एक रिएक्शन गिवन है N2 प्लस O2 इजिकल टू 2NO, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर हम किसकी कम या ज़्यादा लें कि ये NO ज़्यादा बने। हमें डिमांड दी गई है मोर NO हमने ज़्यादा बनाना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है और एंडो कौन सी है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड। इस रिएक्शन में एक चीज देखो, ये रिएक्शन क्या कर रही है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं और ये 181 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब ये आपस में तीनों जुड़ेंगे तब NO बनेगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इस केस में क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडो, तो फिर बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एक्सो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े, इन्होंने 181 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब की, तब जाकर NO बना है। तो अब्जॉर्ब करेगा तो ये रिएक्शन एंडो हो जाएगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो। ज़्यादा क्या बनाना है हमने, NO। अब ये ज़्यादा बनाना है, हमें इसको ज़्यादा करना है, तो हम क्या करें, इनको ज़्यादा कर दें। तो इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी हाई। आप इनको ज़्यादा कर दो, NO ज़्यादा हो ही जाएगा। टेम्परेचर, NO फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का एंडो और एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर बेटर है। इसमें ये जो NO बन रहा है वो एक एंडो प्रोसेस से बन रहा है और एंडो हाई टेम्परेचर पर बेटर होती है। प्रेशर का इफेक्ट, तो पहले गैस के मोल देख ले, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, 2 है, टोटल मोल देखते हैं। इधर गैस के 1 मोल, इधर तो है 2 मोल और इधर भी कितने हैं, 2 मोल। मोल तो बराबर ही है, चाहे फॉरवर्ड जाओ तो भी 2 से 2, बैकवर्ड जाओ तो भी 2 से 2, मोल सेम है, ना तो इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो। तो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, चाहे हाई करो तो भी नो इफेक्ट, चाहे लो करो तो भी नो इफेक्ट। इस केस में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ।
ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी इनके न्यूमेरिकल आएंगे वो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के इफेक्ट के रूल लगाकर किसी की भी अमाउंट को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ली चैटलियर प्रिंसिपल के कुछ एग्जाम्पल और इसके कुछ डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।